हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। मैं अजीत रोइड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 2 मिनट ले लेता हूं ताकि तब तक सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। हम अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हाउ टू क्रैक राइसन एग्जाम्स और भी एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, यूपीएससी, उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स विद अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है अनअकैडमी, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर के अवेलेबल हैं। यहां से आप उनका किसी भी टॉप एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो एक टीचर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे नाम से भी अगर कोई कोर्स लिया है, इंग्लिश के नाम से भी, तब भी आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, उस कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए ही लें। आप अगर यूपीएससी ले रहे हैं, एसएससी ले रहे हैं, आप बैंक ले रहे हैं, आप कोई भी ले रहे हैं, फीस आपकी एक ही लगेगी और आप उस फीस में सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करके उसको इंस्टॉल करना है और आपको वहां अपना गोल सेट करना है कि आपको कौन से गोल पे जाना है, यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक, एसएससी। और वहां जाकर के, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है, जैसे मान लो आप आरपीएससी का ही ले रहे हैं, तो आपके सामने इंटरफेस होगा मंथ्स के अकॉर्डिंग, 12 मंथ, 24 मंथ। आप इन दोनों में कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ। क्यों? क्योंकि 1000 की डिफरेंस में हम क्यों एक साल का नुकसान करें। उसमें भी अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो 12 मंथ का जो आपका कोर्स होगा वो 7000 का है। पर अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं लाइवरॉइड, तो आपको इंस्टेंट वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। पर आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 6300 का। इसका मतलब अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 24 मंथ का जो होगा, आप 8400 का 10% काट दीजिए, 7400 आपका पड़ जाएगा। इंस्टेंट आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप ये मेरा प्रोमो कोड किसी भी प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हैं। आप यूपीएससी ले रहे हैं तब भी आप लाइव रोड लगा दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपको कोई और कोर्स करना है, आप लाइव रोड यूज करो और 10% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, क्या आपको अनअकैडमी यहाँ दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस आपको देगा, आप लाइव टेस्ट यहाँ दे सकते हो, यहाँ आपके पास में प्लान कोर्स होंगे, स्ट्रक्चर कोर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, जितनी बार चाहो देखो, पॉज करो, बैक करो, राइट, जितनी बार आप डाउनलोड करो, आप आराम से अपने सारे डाउट्स को तरीके से, आराम से, स्पीड से, स्लो स्पीड से, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप वीडियो देखो और अपने डाउट्स क्लियर करो। इस तरह से आप अनअकैडमी के इस ऐप के साथ अपना बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। यहाँ स्ट्रक्चर कोर्सेज की सबसे अच्छी बात है कि आपको प्लान बोले तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ सारे टॉपिक मिलेंगे। और अगर एक भी एजुकेटर के नाम से आपने कोर्स किया है, यूज मतलब लिया है, तो बाकी उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू गाइस, चलते हैं आगे। इस काबिल बनो कि आपने आपकी सफलता शोर मचाए। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं मेमोरी एक्सपर्ट अजीत रोइड के साथ। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्विज। बहुत इंपॉर्टेंट, एरर से रिलेटेड, हर तरह से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे जिनके आपको आंसर देने होंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसे हम याद कर सकते हैं अपने दिमाग में, कि किस टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे और उनका क्या पैटर्न था। चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है और टाइमर स्टार्ट होता है और आपको बताना है कि इसमें क्या आंसर है। टाइमर स्टार्ट, जल्दी से बताइए इसमें क्या एरर है, फटाफट कोशिश कीजिए। वेरी गुड। कुछ लोगों ने कल कहा था कि गुरुजी टाइम कम देते हो आप, तो मैं और थोड़ा वेट कर लेता हूं, आप आराम से इसको देख लें एक बार। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट, ऑल टूरिस्ट हु वांट्स टू विजिट द कंट्री आर रिक्वायर्ड टू बाय अ ट्यूब। तो फाइनली सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है, मैं आपको वो बता रहा हूं। यहां देखिए, सेंटेंस कह रहा है किसके सी पार्ट में एरर है। अब सी पार्ट में एरर क्या है, देखिए सी पार्ट में कह रहा है ये कि यूज want instead of wants. The subject tourist is plural, यानी इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना, टूरिस्ट है, जो कि प्लूरल है। अब बात ये आती है कि मान लिया कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है,
तो इसका उससे क्या लेना देना, इसका क्या लेना देना है मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं हाइलाइटर ले लेता हूं। तो देखिए ये जो टूरिस्ट आप देख रहे हैं, इस टूरिस्ट को इस WH वर्ड से रिलेट किया गया है। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, और नहीं जानते मैं आज आपको जाना दूंगा। बात ये है कि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो, यानी कि कोई भी WH वर्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आपको दे रखा हो, वापस से गौर फरमाइएगा, मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको कोई भी WH वर्ड दे रखा है और वो WH वर्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन वहां काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि उस WH वर्ड से पहले उस नाउन को देखेंगे कि आखिर उस WH वर्ड से पहले क्या नाउन थी। अब हमें ऐसा क्यों करना है, क्योंकि WH वर्ड यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, उससे पहले आने वाली जो नाउन होती है ना साहब, तो WH वर्ड ये है, और इससे पहले आने वाली जो भी नाउन होगी ये अपने बाद आने वाली क्रिया से कनेक्ट करेंगी। इसका मतलब इधर जो भी नाउन होगी वो नाउन आगे चल करके वर्ब से कनेक्ट की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, वापस से देखिए, WH वर्ड के माध्यम से एंटीसीडेंट नाउन को आगे चल करके क्रिया से कनेक्ट किया जाता है। मैंने आपको बताया था ये WH वर्ड सेंटेंस में बुआ का काम करता है। और ये जो नाउन है, ये नाउन आपका दूल्हा है और ये दुल्हन है। तो इनकी बोले तो इनकी आंचरगांठ ये बुआ तभी जोड़ेगी। बुआ का काम है, WH वर्ड का काम है क्या, देखिए ये जो बुआ है इसका काम है कि इस दूल्हे की आंचरगांठ इस दुल्हन से जाके जोड़े। तो बुआ के माध्यम से दूल्हे की आंचरगांठ को दुल्हन से जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये जो WH वर्ड यहां देख रहे हो ये बुआ है, और ये बुआ इस टूरिस्ट को राइट आगे चल करके वांट नामक दुल्हन से कनेक्ट करेगी और इनकी सेटिंग चेक करेगी, क्या इनकी सेटिंग सही है। तो हमने देखा टूरिस्ट वास्तव में प्लूरल है और क्रिया सिंगुलर। जब दूल्हे दो हैं तो दुल्हन एक क्यों है, महाभारत थोड़ी चल रही है। तो भाई दूल्हा अगर एक होता तो दुल्हन एक चाहिए थी, अब एक दूल्हे को दो दुल्हन, ये तो देखो गवर्नमेंट भी मना करती है। अब वो बात अलग है कि तुम जोर जबरदस्ती कुछ भी कर लो। तो ओवरऑल यहाँ दूल्हा दो हैं, टूरिस्ट हैं ज्यादा हैं, तो यहाँ क्रिया को भी प्लूरल करना पड़ेगा, और प्लूरल करने के लिए ऐसा हटाना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ आएगा वांट्स। तो फाइनली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ ये जो वांट्स है इसको हमने किससे कनेक्ट किया, टूरिस्ट से कनेक्ट किया। और उसका कारण क्या है आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो ये दूल्हा, ये दुल्हन, ये देखिए मैं आपको एक बार और ये चीज बता देता हूं तरीके से, मुझे पेन चेंज करने दो आप। ये टूरिस्ट और ये वांट, इन दोनों को हमने जोड़ा है हाइलाइटर भाई साहब इस WH वर्ड की वजह से। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी सेंटेंस में बीच में कोई WH वर्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करे तो उससे पहले जो दूल्हा होगा उसके बाद वाली WH वर्ड के बाद वाली दुल्हन से उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर। तो फाइनली सेंटेंस में बात आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर करना क्या है। चलें आगे, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टाइमर स्टार्ट है और जवाब दीजिए। वेट कर रहा हूं, आराम से समझें। देखिए इस सेंटेंस में जो एरर है वो है यूज ऑफ डेज, डेज का यूज करना है इंस्टेड ऑफ डे, यूज ऑफ डेज इंस्टेड ऑफ डे। अब इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं तरीके से। देखिए यहां ये कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड आपसे रिक्वायर्ड की जाती है ना, टू गिव अन एक्सप्लेनेशन, टू गिव अन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नाउन है, एन आर्टिकल इससे पहले आ सकता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर योर कंडक्ट विद इन 2 डे। अब यहां ये देखिए 2 दे रखा है और कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ आता है तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहता है कि साहब मैं एकमात्र ऐसा प्राणी हूं इस पृथ्वी लोक पर
ऐसा प्राणी जिसके तुरंत बाद नाउन अगर आपने नाउन रख दी तो वो नाउन मेरे इक्वल होनी चाहिए। जैसा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होगा वैसी नाउन होनी चाहिए। अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कोई भी हाइफन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आपने यहां लिया एक, हिंदी में समझो, और इसके साथ आपने नाउन जोड़नी है इन दोनों में से कोई एक, लड़का और लड़के, तो ये एक कहता है कि मेरे साथ वो नाउन जोड़ो जिसकी वैल्यू भी एक है। तो ऊपर वाले लड़के में तो वैल्यू एक है, यहाँ तो एक ही लड़का की बात हो रही है, और नीचे वाले में लड़के इनफाइनाइट पता नहीं कितने, यानी कम से कम 2 और उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहता है मेरे अकॉर्डिंग चलो, तो यहाँ ये एक है और इसके अकॉर्डिंग लड़का। तो ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि यहाँ ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हाँ सर ये बात तो हमें समझ आ गई, हम जानते हैं ये बात, तो बस उसी से कनेक्ट करना है। तो एक लड़का, और अगर मैं यहाँ 2 लेता तो 2 की वैल्यू इसमें आ रही है लड़के में, तो 2 के साथ लड़के लेते। तो उसी तरह से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। अगर 1 होता तो आप बॉय लेते, और अगर 1 की जगह 2 होता तो आप क्या लेते, बॉयज लेते। अब बॉयज आपको दिख नहीं रहा है तो BOYS आप बॉयज लेते। उसी तरह यहां भी अब जब ये 2 है तो 2 अपने आप में 2 है, तो उधर भी आपको क्या लेना पड़ेगा भाई, अगर ये 2 है तो ये डे भी अपने आप में 2 होना चाहिए, और 2 बनाने के लिए इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको डेज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो फाइनली 2 डेज ये होगा। हाँ, अगर इन दोनों के बीच में हाइफन होता ना तो अपन को प्लूरल करने की जरूरत नहीं होती, बट विडंबना ये है हाइफन नहीं है और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और उसके बाद जो नाउन है तो उसको उसके इक्वल करना ही पड़ेगा, तभी खाता बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इसका एरर आपको बताना है। टाइमर स्टार्ट, जल्दी से कोशिश कीजिए। फिर आखिर वही होता है जो कभी सोचा ही नहीं होता। और क्या हुआ यहां आपको दे रखा है अनलेस एंड अनटिल। देखो आप, अनलेस एंड अनटिल, और ये कह रहा है कि साहब सुनो, अनलेस एंड अनटिल आप जब दोनों को हो या इन दोनों में से एक को भी अगर आप किसी सेंटेंस में देख लो, अनलेस को या अनटिल को, तो आप उसे बड़बड़ा दो बुरी तरह से। पूछो क्यों? क्योंकि अनलेस और अनटिल ये कहता है कि हमारे साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम खुद नेगेटिव है और हमें नेगेटिव दुनिया बर्दाश्त नहीं है। अब ये कौन सी बात है? अब एक बात बताओ, क्या आपने कभी किसी चुम्बक को पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव जुड़ते हुए देखा है? नहीं। तो ये चुम्बक ही है। जब ये अनटिल और अनलेस अपने आप में ये अगर नेगेटिव है तो दूसरी चुम्बक का जो सिरा है, दूसरी चुम्बक का जो ये सिरा है, ये सिरा भी अगर नेगेटिव है तो ये दोनों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी कैसे? समझो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, और यहां रेड पेन ले लो। इधर आपने देखा ये नेगेटिव, इधर आपने देखा ये नेगेटिव, और नेगेटिव इज इक्वल टू क्रॉस। बोले तो 2 नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे, तो ये कह रहा है रिमूव, डू नॉट यानी डोंट, टू नेगेटिव वर्ड्स कांट बी यूज टुगेदर। एक साथ 2 शब्द नहीं आ सकते। पर ये मैंने आपको एक ट्रिक में पढ़ाया था नर्सों में, कि नर्सों फेल्ड, नर्स इसलिए फेल हुई थी क्योंकि उसकी सोच ही नेगेटिव थी। नर्सों इसलिए फेल हुई क्योंकि उसकी सोच क्या थी? नेगेटिव। अच्छा, मैं आज भी बता देता हूं ये चीज, तो बाकी तो ये और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कह रहा है द मैनेजमेंट कमेटी हैज रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की नॉट टू टेक एनी एक्शन। तो यहां ये चीज देखिए, ये एक छोटी सी चीज मैं हाईलाइट करके आपको समझा देता हूं कि ये नॉट टू हमेशा इसी सीक्वेंस में आता है जब भी नॉट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी होती है। ये भी यहां सही है। एनी एक्शन, सेंटेंस नेगेटिव है तो एक्शन के साथ में तो एनी यहां सुटेबल है, राइट? ये भी ठीक है। अनलेस और अनटिल बोले तो ये कंजंक्शन से दोनों चीजों को बोल रहा है, अनलेस और अनटिल, लेकिन ये आगे चल करके एक और नेगेटिव दे दिया इसने, ये गड़बड़ कर दी। डोंट बोले तो डू भैया के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सी, ये भी सही है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्लूरल है, और ऑल भी मतलब ये भी आपका प्लूरल रिक्वायर्ड करेगा। आप वैसे ही जो मैंने अभी नियम बताया था आपको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की तरह, तो ये भी इस तरह से ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। अब इसके तरफ तो दोनों ही चीजें चलती हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और काउंटेबल है तो उसको बराबर करना पड़ेगा, इसलिए ऑल के अकॉर्डिंग यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपका सही है। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल कहने का मतलब
यहां खेल नर्सों का है। क्या आपको ये ट्रिक दिखाई दे रही है? नर्स फेल हो गई, नर्स फेल हो गई और उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां आप ये सारे शब्द गिन लो पहले कौन कौन से हैं। यहां जो शब्द है एक तो है एन, बोलो यस और नो। एक है यू, राइट, एक एन और एक यू। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इरेजर लेके इसको मिटा देता हूं। पहले एन पे चलते हैं। ये एन में क्या क्या है? सबसे पहले देखिए नेवर। कहां है भाई साहब पेन? पेन भाई साहब इधर आओ। नेवर। दूसरा है नो सूनर। तीसरा है नीदर नॉट। चौथा है नॉट। पांचवा है नो। ये सब नर्सों के पार्ट है। यानी कि ये यहां से नर्स NURSH और FL बोले तो फेल। क्यों फेल हुई? क्योंकि नर्स की जो सोच है वो सोच नेगेटिव है, राइट ना, इसलिए वो फेल हुई। नर्स की जो सोच है वो क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन कौन से हैं? उसी तरह से एन से और देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब यू पे आ जाइए। अब हम यू की बात कर रहे हैं। यू में क्या क्या है? अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अनटिल और अनलेस। आर में रेयरली, एस में स्कार्सली और सेल्डम, और एच में हार्डली, और एफ में फ्यू और एल से लिटिल। तो एफ से फ्यू और एल से हो गया लिटिल। ये सारे जितने भी आपको शब्द देख रहे हैं ये सारे जब एडवर्ब के सेंस में आपको वहां दिखाई दे, राइट, तो आपको पता है ये जब एडवर्ब्स होते हैं, राइट, तो इनके और ये मतलब इनमें से एक और वापस एडवर्ब नहीं आ सकता। आप बोले तो इनका सबका आपस में 36 का आंकड़ा है। ये सब एक दूसरे के बोले तो वो हैं क्या? दुश्मन। तो एक साथ दो इनमें से कभी नहीं आ सकते। इज दैट क्लियर? तो भैया इनमें से जब भी दो एक साथ आपको दिखाई दे तो वो गलत होगा। तो कौन कौन से हो गए? एक, बोलो यू, बोलो आर, बोलो एस, बोलो एच, बोलो एफ और बोलो एन। इनमें से कोई भी एक साथ दो यूज नहीं किए जा सकते। इनमें से कोई भी एक साथ दो यूज नहीं किए जा सकते। तो मैं लिख दूं इनमें से कोई भी दो एक साथ यूज नहीं किए जाते। और यहां कर रखा है एंड से तो आप जोड़ सकते हो, क्योंकि एंड बोले तो एंड से जोड़ करके तो आप उसको वैसे एंड में प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? एंड से तो दो चीजों के बारे में आप बता सकते हो। तो अनटिल और अनलेस या एक तरह से एंड से जोड़ करके ये जो कह रहा है ये एंड से जोड़ के कह रहा है। ये एक ही स्टेटमेंट में एक ही सेंस में ये दो नहीं ले रहा है। इज दैट क्लियर? तो हम एक्चुअली में इस तरह से हम जब दो चीजों की बात करते हैं ना तो उन दो चीजों को अपन एंड से जोड़ सकते हैं। यानी कि दो अलग अलग क्लोज होंगे और दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ और दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस डू नॉट को हटा देंगे। क्योंकि डू नॉट पूरा इसलिए हटेगा क्योंकि जब आप अनटिल और अनलेस की वजह से आप यहां से नॉट हटाओगे तो नॉट कह रहा है कि देखो जब मैं आया था ना तो मैं डू भैया साथ लाया था, तो जब मैं नहीं रहा तो डू भैया भी नहीं रहेगा, मैं ले जाऊंगा मेरा डू मैं यहाँ छोड़ूंगा नहीं। तो भैया हम कहते हैं ले जा तेरा डू, चल यहां से निकल भाग यहां से। तो भैया ये जब नॉट आपको डू के साथ दिखता है और जब ये नॉट जाता है तो डू भी ले जाता है। ये इतना बेकार आदमी है, इससे हम कतई संतुष्ट नहीं है। तो क्लियर है साहब ये मामला आपका? चलिए ये ट्रिक आपको समझ में आई गई, आया ना? और आगे बढ़ते हैं, कथा को आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइमर स्टार्ट। बताइए इसमें क्या एरर, कोशिश कीजिए क्या एरर है। देखिए गाइस, एरर तो मैं बताता रहूंगा, आप सोचते रहें। जिनको चीजें नहीं पता मैं बता देता हूं। नॉलेज जानते ही हैं, विजडम बुद्धिमता, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता, राइट, बुद्धिमानी। अंडरस्टैंडिंग समझदारी, राइट, ये आपको समझ में आ गए। और एक और है इसमें फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल का मतलब होता है दार्शनिक, है ना, या तात्विक। इज दैट क्लियर? और इसमें अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, रिलीजियस भी वर्ड ऐसा है जो हम में से कई बच्चों को नहीं पता, धार्मिक। और यहाँ एक और है आपका ट्रेडिशन, जिनको नहीं पता वो ट्रेडिशन का भी मतलब जान लो, बोले तो परंपरा,
धार्मिक परंपरा, राइट ना, अक्रॉस, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये एक ग्लोब वर्ड, ग्लोब तो आप जानते होंगे है भूमंडल या विश्वव्यापक, प्ले अ क्रिटिकल रोल हाउ इट बना। एक और वर्ड है यहाँ कंसीव्ड, कंसीव्ड का मतलब होता है कोई विचार करना, विचार किया जाना, कल्पना या कल्पनीय। इज इट क्लियर? ठीक है, और ये ट्रेडिशन हो गया। अब बात कर लेते हैं आखिर इसमें एरर क्या है। चलिए एरर देखिए, एरर कह रहा है कि यूज प्ले इंस्टेड ऑफ प्लेस बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल, नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। यहां इस सेंटेंस के सब्जेक्ट 3 हैं, और वो 3 कौन कौन से? एक नॉलेज है, तो मैं यहाँ हाइलाइटर लेना पड़ेगा मुझे, हाइलाइटर की हमें परमिशन दी है अकेडमी वालों ने, तो हम इसका क्यों ना यूज करें, भरपूर करेंगे साहब। नॉलेज 1, विजडम 2, एंड अंडरस्टैंडिंग फीचर, अंडरस्टैंडिंग फीचर। अब इसको आगे कहां से बढ़ाया जा रहा है? अभी तो बात ही चल रही है अंडरस्टैंडिंग फीचर द मेजर फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि ये सेंटेंस जो बीच में इतना लंबा पूरा दिया, ये केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए है। अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा आपके नजरों से नजरअंदाज करूं, राइट ना, तो आपको पता चलेगा द मेजर, यहां कितनी चीजें हैं और मैं हाईलाइट कर देता हूं, राइट, अंडरस्टैंडिंग फीचर्स। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, चलो ये मैंने हटा दिया। अब आप इसको इग्नोर कर दो, ये हटा दिया, ये भी हटा दो, एक बार फिर से वापस दिखा दूंगा मैं आपको, ताकि आपको ये साफ साफ दिखाई दे जाए। ये हटा दिया अक्रॉस द, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बीच में एक ऐसा सेंटेंस जोड़ दिया जो उस सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए इसने बीच में ले लिया। अब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग फीचर्स प्ले क्रिटिकल रोल। ये 3 चीजें हैं, बोले तो ये क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं। इज दैट क्लियर? तो जब ये तीनों चीजें प्लूरल हैं, जब सॉरी 3 चीज होकर के जब ये प्लूरल हैं, तो क्रिया भी प्लूरल लेनी पड़ेगी ना आपको। तो उसी वजह से आपको यहां क्या यूज करना पड़ेगा? यहां आपको प्ले के स्थान पर प्लेस यूज करना पड़ेगा। इसलिए यहां इसमें से हमें ये एस हटाना है, तब जाकर के ये सेंटेंस आपका बनेगा सही। तो ओवरऑल बात समझ में आ गई, नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग फीचर, राइट। और ये तीनों चीजें आपकी प्लूरल हो रही हैं, इसलिए यहां प्लेस आपका एरर हो जाता है, और इस प्लेस के स्थान पर आपको प्ले यूज करना है, प्लूरल। इज दैट क्लियर? बाकी सब सही है। आर वेल बीइंग इज कंसीव्ड, ये नॉन वर्कर है, पैसिव वॉइस का है, तो ये बी प्लस थर्ड पैटर्न यहां सही है, मेजर के साथ यहां द आर्टिकल सही है। इज दैट क्लियर? मतलब फिलोसॉफिकल ये सही है, एंड रिलीजियस सही है, ट्रेडिशन सही है ना, अक्रॉस द ग्लोब बोले तो बिल्कुल। बाकी और रोल के पहले ये सिंगुलर है, तो ए आर्टिकल भी सही है, एंड हाउ आर, तो यहाँ ओवरऑल दीज भी प्लूरल है, और प्लूरल के साथ ट्रेडिशंस भी प्लूरल आ गया। बाकी सारी चीजें इसमें सही हैं, हर एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है। तो ओवरऑल यहाँ आपको ये क्लियर हो गया सेंटेंस। चलते हैं आगे, टाइमर स्टार्ट। बताइए क्या एरर है? कोशिश कीजिए, मैं मेरी तरफ से 2 सेकंड और आपको दे देता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कतई कोई माथा फोड़ी वाला काम नहीं है, और आई नो यू कैन डू इट। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं बता देता हूं। यहां देखिए सी में एरर है, ये कह रहा है कि यूज हैबिट्स इंस्टेड ऑफ हैबिट। क्यों? स्ट्रक्चर क्या कहता है कि ऑफ के बाद हम जब भी कोई नाउन लेते हैं, तो वो ऑफ से पहले वाली नाउन के बड़ी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ओवरऑल कहने का मतलब बड़ी होनी चाहिए। चलिए मैं इसको समझा देता हूं, पेन चेंज करके यहां लिख दिया मैंने, ये सॉरी छोटा कैसे बनेगा, इसको मिटाना। देखिए यहां अगर ऑफ से पहले वाली चीज छोटी है ना, तो ऑफ के बाद वाली चीज बड़ी होनी चाहिए। वही चीज यहां ये कह रहा है सेंटेंस। क्या कह रहा है देखिए,
ये कह रहा है हाइलाइटर भाई साहब इधर आओ, वन ऑफ, ये वन है और इसके बाद ऑफ है, और ऑफ के बाद यहां जो नाउन आ रही है वो यहां जाके आ रही है इतनी दूर, हैबिट, और ये बीच में आ गया आपका ऑफ। अब मैं पेन ले लेता हूं, बीच में आपका क्या आ गया ऑफ। अब ये ऑफ अपने से पहले वन ले रहा है बोले तो एक, और इसके बाद में ये जो नाउन है ये कम से कम टू होनी चाहिए, टू यानी कि प्लूरल, और इसको प्लूरल करने के लिए इसमें एस लगाना पड़ेगा, इसलिए वी नीड क्या हैबिट्स। तभी ये कह गया इतनी बात कि स्ट्रक्चर वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस फलाना ढीमकाना, इतनी सारी चीजें तो आपको इस वो भी कर देंगे। तो बस आप इतना समझो कि ऑफ से पहले वाली चीज अगर छोटी है तो ऑफ के बाद वाली चीज बड़ी होनी चाहिए। अब ये बड़ी दो तरह से होती है, कितने तरह से इस बात का भी ध्यान रखें। एक ये बड़ी फॉर्म में हो सकती है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, और एक ये बड़ी फिजिकल तौर पे भी हो सकती है, फिजिकल तौर पे भी हो सकती है। फिजिकल तौर आपको समझ में आ रहा है? जैसे मान लो एक तरफ लेग है और दूसरी तरफ टेबल, तो टेबल अपने आप में फिजिकली इतना बड़ा पार्ट है कि वो लेग उसके अंदर समा सकता है, तो इसको टेबल को टेबल्स करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 का टाइमर स्टार्ट कर दिया है, बताइए क्या आएगा इसमें। देखिए मैं बता देता हूं, ये कह रहा है यूज आर इंस्टीड ऑफ इस। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप तरीके से करो ना हो। मैंने सच में ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने सच में सच्चे दिल से तहे दिल से मेहनत की है और उनकी आखिरकार नौकरी लगी है। राइट, हम लोगों को असलियत में पता ही नहीं है कि मेहनत कब और कितनी कैसे करनी होती है और किस तरह से करनी होती है। वी आर सेटिस्फाइड, दिन भर में 3-4 घंटे क्लास लेकर के इधर उधर मतलब टाइम पास करके हम सेटिस्फाइड होते हैं कि हमारी क्लास हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये करते हैं कि ये पढ़ा है तो ये क्लियर होना ही चाहिए, क्लियर क्यों नहीं है अभी तक, हर चीज को क्लियर करके ही चलते हैं, मतलब वो कभी दुखते नहीं, परेशानी नहीं होते, हाथ नहीं दुखता उनका, उनका सर नहीं दुखता, उनको कभी कोई बीमारी नहीं आती है। राइट ना, कभी बुखार नहीं होता उनको, पढ़ने वालों को, क्यों? उनको पता है कि यार मुझे बुखार ना आ जाए गलती से। राइट ना, बुखार आ गया तो मेरी पढ़ाई रुक जाए, फिर वो पढ़ेंगे ही चाहे कैसे भी करें वो। लेकिन कुछ लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज, इतने अच्छे तरीके से हम चीजों को रखने की कोशिश करते हैं, वो तब भी चीजें नहीं ले पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर का या तो कॉन्फिडेंस या तो मोटिवेशन खत्म हो गया है, या फिर हमें फ्यूचर की कड़ी जो कहते हैं ना वो मतलब कड़वी सच्चाई नहीं पता। राइट ना, कि फ्यूचर में आगे होने वाला क्या है, हम क्या नहीं बन पाए तो हम क्या हो जाएंगे, और क्या बन पाए तो क्या हो जाएंगे, हम इन सबसे मतलब अवेयर नहीं है, इसलिए हम आगे चल करके फेस करते हैं। Okay. When the teacher are on strike and a notice to this effect is pasted on the college gate, there are no sense in going there. तो ये कह रहा है यहां देखिए क्या, देयर जो होता है वो अपने पीछे बाद वाली पीछे मतलब जो नाउन होती है पीछे की, उस बाद वाली नाउन के अनुसार क्रिया लेते। तो यहाँ नो सेंस है जो कि अपने आप में प्लूरल नहीं है, कि कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब दिस इज बीइंग यूज हियर एज सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो देयर पीछे वाले को देख करके क्रिया लेता है, पीछे वाला आपका सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ आर के स्थान पर आपको इज लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ आर को खत्म करो ऐसे और इसके स्थान पर इज कर दो, तब जाकर के ये सेंटेंस आपका सही होगा। हेलो साहब, मैंने इस वापस से लिख देना यहाँ इस, ये लो, एरर दूर हो जाएगा इसका, बाकी सब ठीक है। यहां देखिए ये कह रहा है आपका टीचर्स प्लूरल है, टीचर्स के साथ यहाँ आर सही है। ऑन स्ट्राइक, यहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। एंड इन नोटिस, नाउन है, ये आर्टिकल आ सकता है। नोटिस के बाद नोटिस तो करो, टू लेते हैं हम, नोटिस टू दिस इफेक्ट, इफेक्ट भी नाउन है। नॉन वर्कर के लिए अपन बी प्लस थर्ड यूज करते हैं। इफेक्ट इज पेस्टेड ऑन द कॉलेज गेट, कॉलेज के गेट पर। तो बाकी सब ठीक है, इसमें और कोई इश्यू है नहीं। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 7,
टाइमर स्टार्ट। जल्दी बताइए इसमें क्या एरर है, कौन बताएगा? कोशिश कीजिए, बने रहिए। आप जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन देखोगे आपको उतना ही ज्यादा धीरे धीरे एरर फाइंड करना आएगा। कोशिश कीजिए, मैं और टाइम दे देता हूं आपको। परसीव्ड, कोई बात नहीं, आपसे नहीं आ रहा है तो यहाँ पहले तो एक एक चीज को मैं बता देता हूं आपको। ये परसीव्ड का मतलब क्या है? महसूस करना है या अनुभव करना, है ना? यह महसूस किया जाता है, नॉन वर्कर। इट इज कॉमनली परसीव्ड, ये कॉमनली एडवर्ब है, परसीव्ड के लिए यूज हो रहा है, तो एल वाई इसमें सही है। एज ए सिंपल, अब सिंपल सिंपली है, इसमें भी एल वाई, और ये एल वाई की वजह से ये एडवर्ब है, राइट ना? और यहाँ एडवर्ब से पहले ए दे रखा है। अब हमें ये देखना है कि ये एडवर्ब यहाँ सही है गलत है, तो हमें इसके बाद वाली चीज देखनी है। बाद वाली चीज जब मैंने देखी तो मैंने देखा कि यहाँ आर्ट दे रखा है। अब ये आर्ट क्या चीज है? तो आप कहेंगे साहब आर्ट तो नाउन है, तो बस यही गड़बड़ हो गई क्या कि नाउन के लिए फिर एडवर्ब कब से आने लगा? हाँ, एडवर्ब और नाउन के बीच में एडजेक्टिव होता तो ये तो ठीक था। क्यों? क्योंकि नाउन के लिए पहले उसकी डिमांड एडजेक्टिव है, भले उसके बाद एडवर्ब ले लो, दिक्कत कौन ही। लेकिन आपने भिड़ते एडवर्ब ले लिया, ये तो मतलब उल्टे हाथ का तमाचा मारना हो गया। फिर क्या करे गुरुजी? अरे भाई साहब इसको एडजेक्टिव बनाओ, पहले नाउन का एडजेक्टिव चाहिए। तो इसीलिए तो ये कह रहा है कि यूज सिंपल, क्योंकि सिंपली का एडजेक्टिव सिंपल होता है, इंस्टीड ऑफ सिंपली। सिंपल क्या है? एडजेक्टिव। इजीली अंडरस्टूड, हाँ या ना? और डन, सिंपली एडवर्ब। इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्लेन मैनर, सीधे तरीके से कर देखें इन सेंटेंस, आर्ट इज बीइंग डिफाइंड एज सिंपल एंड फॉर डिफाइनिंग ए नाउन एडजेक्टिव इज यूज्ड। तो फाइनली व्हाट हैव यू टू डू हियर, आपको यहां बहुत ही प्यारा एक काम करना है, और वो बहुत प्यारा काम क्या है? यहां से सिंपली को, भाई साहब कहां जा रहे हो आप? यहां से ये जो सिंपली है, इस सिंपली को काटना है और इसको काट के सिंपल बनाना है। और ये कहता है आगे, देखिए कि आप मानते हो इस बात को क्या, कि जब भी हम किसी नाउन को कुछ भी कहते हैं तो उस नाउन को कुछ भी कहने के लिए हम पहले लेते हैं एडजेक्टिव। आप भले ही एडजेक्टिव को कुछ कहो तो आप यूज कर सकते हो एडवर्ब। इसका मतलब क्या है भाई? सीधी सी बात है कि नाउन के लिए पहले चाहिए एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव के लिए आप ले सकते हैं एडवर्ब। जैसे आपने यहां नाउन के रूप में ले लिया क्वेश्चन, और यहां ले लिया आपने इम्पोर्टेंट, और यहां ले लिया आपने रियल। तो आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन अगर आपकी नाउन है, क्वेश्चन अगर आपकी क्या है? नाउन है, तो इसकी डिमांड पहले एडजेक्टिव की होनी चाहिए, और ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव आ चुका है ना, तो अब आपकी अगली डिमांड होगी एडवर्ब की, और एडवर्ब में लगेगा एलवाई। तो ऐसे तो यहां रियली आ सकता था, लेकिन आपने सीधा ही अगर आपने रियली, है ना, मैन कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि मैन आपका नाउन है और नाउन की डिमांड पहले एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एलवाई नहीं लगता, तो आपको यहां से एलवाई हटाना पड़ेगा। इसलिए आपका बन सकता है, बोले तो रियल मैन। इज दैट क्लियर? ऐसे हो सकता था ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, टाइमर स्टार्ट। 20 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन और बचे हैं। अगर आपको लग रहा है मुझे स्पीड से करना चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। टाइम पास करना है तो तरीके से आराम से सुकून से पढ़ना है तो वो देख लो। आप यूं समझो आपको मैं पढ़ा रहा हूं 1 घंटे बैठ के। बताइए, क्वेश्चन बड़ा है, मैं और आपको टाइम दे देता हूं, आप टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो मैं आपको बता ही देता हूं फाइनली। देखिए ये कह रहा है यूज 6, जो
जवाब दे रहे हैं उन सबके जवाब मुझे पता चल ही जाते हैं कमेंट में, तो ये मत देखना कि मैं आपके साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, आई एम कनेक्टेड, बट ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं लाइव आपके कमेंट नहीं पढ़ सकता अभी, ठीक है। तो इफ ए मैन diligently seek to come into contact with the best that has been taught, मैं पढ़ क्यों रहा हूं, ये तो आपने ही पढ़ लिया होगा, राइट ना। तो फिर हम इसको सीधा सीधी भाषा में समझते हैं, और सीधी भाषा क्या कहती है, इधर देखिए आप, ये कह रहा है कि सब्जेक्ट है सेंटेंस का ए मैन, और क्रिया यहां सी, यही गड़बड़ होगी क्या, कि जब मैन इसका सब्जेक्ट है और जो कि सिंगुलर है, तो ये प्लूरल वर्ब कैसे आई, तो भैया क्या चाहिए तुम्हें, भैया प्लूरल वर्ब नहीं, यहाँ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब कैसे करें, इसमें एस लगा दो, तो इसलिए सीख की जगह आपको क्या करना है, सीक्स। इज दैट क्लियर। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई। डिलीजेंटली का मतलब क्या है मैं ये भी आपको बता देता हूं, ताकि कुछ लोगों को ये ना लगे कि साहब हमें इसका मतलब नहीं पता, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हाइलाइटर, ठीक है। डिलीजेंटली एक तो ये हो गया, ओके। चलो और कोई इसमें वर्ड ऐसा नहीं है जिसको मुझे आपको बताना पड़े, तो मैं सीधा पेन लेकर के अपनी कथा लिख देता हूं यहां, देखिएगा इस परिश्रम पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, राइट ना, या तत्परता पूर्वक भी हो सकता है। और यहां इस सीख का मतलब होता है जो आपके सामने वर्ड रखा है, राइट, इसका मतलब होता है ढूंढना, मांगना, राइट ना, या लोकप्रिय भी हो सकता है इसका, ठीक है ना, या टू ट्राई करना, ठीक है साहब। सीख, टू कम इनटू कांटेक्ट विद द बेस्ट, तो यहां इसमें ज्यादा माथा बूढ़ी करने की कतई आवश्यकता नहीं है, बाकी ये सब ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए इसमें क्या एरर है, टाइमर स्टार्ट। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं इसका एरर, आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा है अरुण's पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज यंग, ही लुक्ड आफ्टर हिज आंट हु हैड नो चिल्ड्रन। अब इस सेंटेंस को समझो कि अरुण के पेरेंट्स जो हैं वो डाइड, मर गए थे, व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था, एंड, और ही बोले तो कौन, अरुण, राइट ना। यहाँ अरुण के लिए ये ही यूज हुआ है, और यही अरुण के लिए वापस एक बार फिर ही यूज हुआ है। ओहो, मुझे मार्कर की डायरेक्शन पता नहीं चली, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया। तो ही लुक्ड, उसके पेरेंट्स जब मर गए थे तो वो अपनी आंटी को देखेगा या आंटी उसको देखेगी, जिसके कोई बच्चे नहीं थे आंटी के, तो आंटी के अगर कोई बच्चे ही नहीं थे तो आंटी ही बच्चे को देखेगी। इज दैट क्लियर। तो ये जो ही है, ये यहां ये क्रिया कर नहीं रहा है, इट मीन्स यू वांट टू से, अगर ये क्रिया नहीं कर रहा है तो दिस इज नॉट योर वर्कर। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉन वर्कर। If any sentence is going to be started with non-worker, then what have you to do? You have to use be plus third. तो जब भी किसी वर्ब से पहले, कोई भी सेंटेंस आपका किसी भी वर्ब से पहले अगर स्टार्ट हुआ है, राइट ना, तो आपको क्या करना है, देखिए लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मेरे से पता नहीं आजकल किसकी दशा बैठ गई, किसकी, वर्ब से पहले कोई भी नाउन, अगर वो नाउन आपकी नॉन वर्कर है, तो सीधी सी भाषा में आप कहो कि नॉन वर्कर का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, बी प्लस थर्ड, इसलिए उस सेंटेंस में बी प्लस थर्ड आएगा, और यहां सेंटेंस बोला जाएगा क्या, ही वॉज लुक्ड आफ्टर, उसकी देखभाल की गई। तो ये बात क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी कि ही लुक्ड नहीं आएगा, ही वॉज लुक्ड आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं आंसर ही वॉज। अब वॉज क्यों आया, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस सेकंड फॉर्म पास्ट में है, इसलिए हमें यहाँ वॉज सेकंड फॉर्म ही लेनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर। तो ये आपका हो गया ही वॉज लुक्ड आफ्टर हिज आंट्स, राइट ना।
तो आफ्टर बाय हिज आंट, यहाँ बाय भी आएगा फिर, क्योंकि ये पूरा ही एरर हो गया उसकी आंटी के द्वारा। इज दैट क्लियर? या फिर हिज आंट, आप इसको सेंटेंस उल्टा कर सकते हो, आप इसको वर्कर से स्टार्ट कर सकते हो। आप कह सकते हो हिज आंट लुक आफ्टर हिम। जैसे कि समझो, देखिए गाइस, पेन, ये कह रहा है यूज ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट। द सेंटेंस मीन्स दैट व्हेन अरुण पेरेंट्स डाइड, जब अरुण उसके पेरेंट्स मरे तो अरुण टुक केयर ऑफ हिज आंट, विच डज नॉट मेक सेंस, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो होना क्या चाहिए? द मीनिंग शुड बी, मीनिंग होना चाहिए दैट व्हेन अरुण पेरेंट्स डाइड, जब उसके पेरेंट्स मरे तो हिज आंट, उसकी आंटी ने टुक केयर ऑफ हिम, उसकी देखभाल की। ये इसका बनना चाहिए फाइनली। इज दैट क्लियर? तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आ रही होगी इसमें, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जिसका टाइमर स्टार्ट हो गया, बताइए इसमें क्या एरर है, जल्दी से कोशिश कीजिए। देखिए टाइमर खत्म हो गया आपका, और इसका प्यारा सा एरर है, ये कह रहा है यूज ए लिटिल इंस्टेड ऑफ लिटिल। राइट गाइस? क्यों भाई? कि कुछ हो, मैंने आपको समझाया था डिटरमाइनर में जब पॉजिटिव की बात करते हैं ना, कि इतना तो हो यार जिससे काम चले हमारा, तो वो लगता है ए से। तो यहाँ ओवरऑल लिटिल से पहले ए आना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे से यू विल बी एबल टू क्रॉस द हर्डल। हर्डल का मतलब है कि कोई भी, मतलब जो बाधा, जो परेशानी होती है उसको क्रॉस कर सकते हो, बोले तो फांद सकते हो, मतलब या उछल करके पार करने की बात कर सकते हो। बोले तो थोड़े से पेशेंस और थोड़ी सी पेशेंस करो, मतलब हिम्मत, मतलब धैर्य रखो, तो यू विल बी एबल, तुम कर जाओगे क्रॉस, बोले तो पार कर जाओगे हर्डल, बोले तो उछल करके किसी भी चीज को पार कर जाना, राइट ना, किसी बाधा को, या मतलब तो ओवरऑल कोई डिफिकल्टी हो, प्रॉब्लम हो, उनके लिए, दोनों के लिए यूज होता है हर्डल। तो ओवरऑल कहने का मतलब इतना तो हो कि वो क्रॉस कर पाए, और उसके लिए अपन यूज करते हैं क्या? ए। क्योंकि मैंने आपको ये दोनों समझाए थे, एक तो फ्यू और एक लिटिल, और इसमें मैंने बताया था कि इनकी जो कंडीशन होती है वो दो कंडीशन होती हैं, बोले तो एक काम बनना और एक काम नहीं बनना। पॉइंट आउट वाली कंडीशन को तो आप छोड़ दो, क्योंकि पॉइंट आउट वाली कंडीशन उतने काम की नहीं है। काम की है, एक तो किसी चीज से काम आपका नहीं बन रहा है, और एक किसी चीज से काम बन रहा है। नहीं बन रहा है तब तो उसको इग्नोर करो, फ्यू और मतलब उसको लिटिल रखो। ये क्या लिख दिया मैंने? लीटर। लिटिल, अगर ये लिटिल है और फ्यू है, इन दोनों में से कोई भी हो, है ना, इससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों में से कोई हो, बस ये ऊपर वाला काउंटेबल को, नीचे वाला अनकाउंटेबल के लिए। तो जब तक इनसे कोई काम नहीं निकल रहा है तो क्रॉस यूज करो, और काम अगर निकल रहा है तो बस इस राइट के निशान की जगह ए आर्टिकल ले लो। तो ए फ्यू और ए लिटिल का मतलब है कि इतना कि आपका काम बन जाए उतना। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए क्या एरर है इसमें, फटाफट। ओके, अब ये आपसे पूछ क्या रहा है, पहले ये देखो। ये कह रहा है कि फॉर ए गिवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस थोड़ा आपने नहीं पढ़ा होगा, तो पढ़ लिया तो अच्छी बात है। ये कह रहा है फॉर ए गिवन इंटरोगेटिव सेंटेंस फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट असर्टिव सेंटेंस पूछ रहा है। असर्टिव सेंटेंस, बोले तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में क्या होता है कि जब सेंटेंस में आपको नॉट दे रखा होता है तो अगले राउंड में आपको ये नॉट हटाना होता है, नॉट नहीं होता तो अगले राउंड में आपको नॉट लेना होता है। सेंटेंस अगर आपका 21 में होता है तो 12 करना होता है, 12 में होता है तो 21 करना होता है। तो अब ये सेंटेंस देखो, सबसे पहले तो यहाँ ये वर है और ये दे है, तो पहले तो आप इसका पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है। ये वर हेल्पिंग ऑफ जिसका रोल नंबर 2, सारी चीज सिखा रखी है मैंने, दे का रोल नंबर 1, और यहाँ नॉट भी है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये नॉट अगले राउंड में नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देख लो इसमें नॉट किस किस में है, उनको सीधा सीधा खत्म कर दो। सी में है खत्म, डी में है खत्म, ई में है खत्म। अब बचा कौन सा? ए। ए में क्या दे रखा है? हेड। टेंस कभी चेंज नहीं होता, पैसिव वॉइस वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह थोड़े ना चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, टेंस वही रहेगा।
तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पहले वाले में हेड कर दिया, ये इसलिए खत्म हो गया। आंसर है आपका कौन सा? बी। फटाफट आपको ये एक बार एक हिंट से ही आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, इसको पढ़िए आप तरीके से और थोड़ी सी डेफिनेशन। व्हेन अन इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज अ नॉट, अगर उसमें कोई नॉट है इन इट, तो द असर्टिव सेंटेंस इज अ पॉजिटिव वन, पॉजिटिव होगा। हेंस ऑप्शन सी और डी एंड ई कैन बी इलिमिनेटेड, क्योंकि उनमें नॉट था। ऑप्शन ए इज नॉट द सेम टेंस, ऑप्शन ए में सेम टेंस नहीं था, उसमें हेड था, पता नहीं कहां से आ गया बढ़ के, तो हेंस इट कैन बी इलिमिनेटेड, ये भी इलिमिनेट, ये भी हट जाएगा, तो वेल हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मादा बड़ी खत्म। कितने इजी इजी क्वेश्चन है। 12 में भी वही काम करना है, वही ट्रांसफॉर्मेशन। बताओ इसमें क्या है, आपका टाइमर स्टार्ट कर दिया, आप आराम से सोचो, जल्दी नहीं है मेरे को 1%। सोचो सोचो। सोच लिया? देखो क्या कह रहा है, फॉर ए गिवन इंटरोगेटिव सेंटेंस फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस बोलो तो वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यहां क्या दे रखा है, बोलो विल, ये क्या दे रखा है, दे। अब इसका पैटर्न क्या बन के आ रहा है, बोलो इसका पैटर्न क्या बन के आ रहा है, बोले तो 21। अब 21 बन के आ रहा है तो 21 को क्या कर दो, बोलो 12 कर दो। इज दैट क्लियर? 21 को क्या कर दो, 12। अब 12 ही दे रखा है इन सब में। अब इसके साथ साथ अगर 21 को हम 12 कर दें तो फाइनली इसकी कॉन्सेप्ट, इसकी कंडीशन देखो। ये क्या कह रहा है, जो मैंने अभी समझाया उसी आधार पर ये कह रहा है असर्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, बोले तो क्या, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी, वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव का क्या होगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर के, बोले तो ऑक्सिलरी पहले आएगी, वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग इसका उल्टा क्या होगा, ओनली ए एंड सी कैन फिट इन। हाउएवर ऑप्शन सी, बोले तो चेंजेस द टेंस, हेंस इट कैन बी इलिमिनेटेड। तो देखिए वापस से जाइए ऑप्शन ए। अब यहां ये आपको यहां नॉट नहीं है तो मैंने क्या कहा, नॉट अगर दे रखा है अगले राउंड में हटेगा, अगर नहीं दे रखा है तो अगले राउंड में लगेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से कौन से में से, ये विल हैव दे, ये तो सीधा सीधा खत्म हो गया। इसका भी टेंस आपको आपको देखो इसमें क्या कहते हैं, एक तो हो गया दे विल अटेंड, इसमें नॉट नहीं, ये इसलिए खत्म हो गया, राइट ना। और इसमें डी में नॉट नहीं था, ये खत्म हो गया। तो बचा कौन कौन सा, बी, बी में नॉट नहीं है, ये भी आपका खत्म हो गया, राइट ना। बचा कौन सा, ए और सी। सी में ये टू बी अटेंडिंग टेंस चेंज कर दिया तो सी इसलिए गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हुआ आपका, बोलो ए। इज दैट क्लियर? तो फाइनली ये ए इसका आंसर है। ओके गाइस, तो ओवरऑल मैं ये जो सारी मैंने इतनी मतलब कचरा ये किया है इसको हटा देता हूं। तो ए इज अ फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपने इसको 21 में कन्वर्ट किया और 21 में कन्वर्ट करने के बाद इसमें नॉट लगा दिया और परफेक्ट इक्वल टेंस आपको इसी में मिल रहा है, नॉट भी और 21 भी, राइट। दूसरे वाले में नॉट नहीं था, 21 मतलब सॉरी 21 नहीं 12, 12 प्लस नॉट ए में ही है। तो दूसरे वाले में 12 है बट नॉट नहीं है। तीसरे सी वाले में 12 है और नॉट भी है बट बी अटेंडिंग है, ये इसलिए टेंस के साथ गलत हो गया। डी में हैव दे रखा है, नॉट भी नहीं है, ये इसलिए गलत हो गया। ई में नॉट नहीं है इसलिए गलत हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का टाइमर स्टार्ट हो गया, बताइए क्या है। इसमें भी वही काम करना है आपको, बताइए, कोशिश धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। ओके आंसर, आंसर कह रहा है व्हेन अन इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज ए नॉट इन इट, वही चीज कह रहा है। तो द असर्टिव सेंटेंस इज अ पॉजिटिव वन, hence option D and E can be eliminated, hence A and B are not in the same tense, hence they can be eliminated। तो देखिए फटाफट ये क्या कह रहा है, isn't it, ठीक है। 21 कह रहा है, पैटर्न 21 है इसका। पहले तो 21 को 12 करो, क्या ये सब 12 में है, 12 12 12 12 12। पहले और बी, ए में और बी में टेंस दे रखा है हेड और हैज, इनको तो आंख बंद करके खत्म कर दो सीधा, आपको जरूरत ही नहीं है।
पहले तो आपने 21 को 12 किया और नॉट हटा दिया, राइट। अब आपने देखा आपके पास में एक तो बच गया आपका सी, और एक बच गया डी, और एक बच गया ई। तो ये क्या कह रहा है आगे, देखिए ये कह रहा है व्हेन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट होता है तो पॉजिटिव में उसमें बदले तो नॉट नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए यहां ये सी है, इसमें नॉट नहीं है, बोले तो इसके चांस बन गए। इज दैट क्लियर, इसके चांस बन गए। अब इसमें ऑप्शन बोले तो डी में क्या कह रहा है, इसमें इसने नॉट दे रखा है, जबकि नॉट वाला हमें चाहिए ही नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट। ई में भी हमें क्या दे रखा है, नॉट, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन कैसे सीधा सीधा बैठ रहा है, वापस से एक बार फिर से देख लो भाई। ये 21 में दे रखा है और प्लस नॉट, इन दोनों का उल्टा कर दो, 21 का तो 12 कर दो, नॉट हटा दो। 12 प्लस नॉट किस में नहीं है, देखिए गाइस, सॉरी मैं पानी पीने लग गया था। तो ओवरऑल देखो ये टेंस अलग है, ये आपने सीधा गलत किया, ये टेंस अलग है, ये सीधा गलत कर दिया, हाँ या ना। और ये आपका बच गया इट इज काइंड, ये आपका बन ही रहा है, इसमें नॉट दे रखा है, इसमें नॉट दे रखा है, तो सीधा सीधा आंसर इसका हो गया सी। इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बताइए इसमें क्या एरर है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है ना, तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। घबराना नहीं है, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, सब आ जाएंगे। क्या कह रहा है ये देखिए, यूज, बोले तो यूज आई इंस्टेड ऑफ मी, सब्जेक्टिव फॉर्म शुड बी यूज्ड। इज दैट क्लियर, सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, क्यों, देखिए ये डब्ल्यू एच वर्ड है, पर डब्ल्यू एच वर्ड से पहले मैंने आपको कितनी बार समझाया कि डब्ल्यू एच वर्ड से पहले हम जो यूज करते हैं वो एंटीसीडेंट नाउन करते हैं, मान ली। लेकिन ये जो वॉज है, ये वॉज है ऑक्सिलरी, तो मैंने आपको समझाया ऑक्सिलरी वर्ब के चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाओगे। वापस से सुन लो, आप कोई भी सेंटेंस देखो जिसमें ऑक्सिलरी के आगे पीछे आपको कोई भी प्रोनाउन लगाना है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लगाना है। तो यहाँ ये हु को, हु से पहले जो दे रखा है वो मी दे रखा है, तो ये क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि यहाँ वॉज रेस्पॉन्सिबल कह रहा है, यानी कि ये वॉज रेस्पॉन्सिबल आपका अगर ये सेंटेंस है तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड मानेंगे, बोलो नहीं ये तो भुआ है, तो इससे पहले वाले को सब्जेक्ट मानेंगे। इससे पहले सब्जेक्ट कौन है, मी, लेकिन ये मी नहीं है तो ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसको सब्जेक्ट करो, इसलिए इसको हम यहाँ क्या कर देंगे, आई। तो इसके दो रास्ते हो गए, वॉज को देख करके भी आई कर सकते हो और इस अगले वाले सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के आधार पे भी इसको आई कर सकते हो, तो फाइनली यहाँ होगा आई। इज दैट क्लियर। देखिए आपने क्या देखा, जैसे मैंने बोला इट इज मी हु इज योर टीचर, ये सेंटेंस है, इट इज मी हु इज योर टीचर। अब इस सेंटेंस में ये जो हु इज योर टीचर है, इज दैट क्लियर, ये जो आप देख रहे क्लोज, तो इसमें ये डब्ल्यू एस वर्ड के रूप में ये जो हु दे रखा है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट तब होता जब ये इट इज मी नहीं होता। ओवरऑल ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये हु इसका सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये इज आपने कैसे लिया, तो देखो ये इज क्या चीज है, आप सब जानते हैं साहब, इज ये वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ फिर हु नहीं है, तो उसे जस्ट पहले और हम भागे तो हमने देखा कि मी बन रहा है। लेकिन आपने फिर एक चीज सोची, साहब मी तो ऑब्जेक्ट है, ये कैसे बन रहा है, मी अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो फिर ये कैसे बन रहा है, तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि मी की और इज की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो मी की और इज की कनेक्टिविटी तभी बनेगी जब इस मी को पहले सब्जेक्ट बनाऊं, जब मैं इस मी को सब्जेक्ट बनाऊंगा क्या, आई, तो फिर आगे चल करके वो इज बिफर जाएगा, क्यों, वो कह रहा है कि आई का और इज का कोई भी मतलब कॉन्टेक्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा, अब इसको मी को तो आई करना हमारी मजबूरी थी, तो फिर हमें इज को भी चेंज करना पड़ेगा, और इज को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, आई के अनुसार एम। तो ये कनेक्टिविटी होती है इन दोनों की, ऐसे ध्यान रखना है ना। और चाहे आप ये कह लो कि इज ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी के आगे पीछे भी कोई सब्जेक्टिव आता है, जैसे इफ आई वर हिम, अब ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि भाई ये जो वर है ना ये आपका ऑक्सिलरी है और ऑक्सिलरी के आगे पीछे सब्जेक्टिव आता है, तो आगे तो सब्जेक्टिव आ ही रहा है,
तो ये हिम भी सब्जेक्टिव होना चाहिए, और इसको सब्जेक्टिव करने के लिए हिम को क्या करना पड़ेगा, ही, तब जाकर के इसका एरर मरेगा यहां से। तो फाइनली सेंटेंस में आपको समझ में आ गया, इट वॉज मी की जगह इट वॉज आई। क्वेश्चन नंबर 15, टाइमर स्टार्ट, बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिश की आपने, आपको नहीं आया तो हम बताएंगे जरूर। ये कह रहा है यूज इन आफ्टर लिव। सेंटेंस इसमें सेंस की डिमांड ही कुछ ऐसी है। ये कह रहा है कि इट इज द ड्यूटी, ये ड्यूटी है ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को अ हैप्पियर प्लेस बनाने के लिए, इस जिसमें उनको रहना है, हैप्पियर टू लिव इन, इज दैट क्लियर। तो लिव इन जिसमें रहना है, तो यहां हमें इन प्रीपोजिशन की जरूरत है, रिक्वायर्ड है। तो आप वैसे भी बोलते ही होंगे टू लिव इन द प्लेस, है ना, वेयर यू लिव इन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का टाइमर स्टार्ट, बताइए। अरे टाइमर स्टार्ट, भाई साहब टाइमर खाएं। यस अब स्टार्ट हुआ है। टाइमर खत्म हो गया है आपका, और फिर भी मैं और दे देता हूं आपको कभी कभी। देखिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सारी चीजें सही हैं, सब अकॉर्डिंग टू मतलब कंडीशन है, सब चेक कर लो, कोई भी इसमें किसी भी तरह का एरर नहीं है। और एरर होता तो समझाता। 17 का टाइमर स्टार्ट हो गया, बताइए क्या एरर है। कोशिश की, वेरी गुड। 3 क्वेश्चन और बचे हैं। ये कह रहा है यूज देयर इंस्टीड ऑफ इट्स। क्यों साहब, देखिए भाई सीधी सी बात है, जब भी सेंटेंस में अपना, अपनी और अपने का सेंस निकालना होता है, तो अपना अपनी का सेंस कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस दिया, ही हैज पेड, खाली जगह, ट्यूशन फीस। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि उसने ट्यूशन फीस जमा करी, तो पहले तो ये बताओ वो ट्यूशन फीस किसकी जमा करेगा। तो आप कहोगे साहब अपनी ट्यूशन फीस जमा करेगा। तो जहां होगा अपना वहां पूरा होगा सपना। कैसे, ये ट्यूशन फीस है आपकी नाउन, इसके आगे लगाना पड़ेगा एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर। क्या लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा बोले तो जो पजेसिव, बोले पजेशन दिखाए, राइट ना, प्रोनाउन आपको लगाना पड़ रहा है ना, या पजेशन वाला। और आपको चाहिए आंसर, तो एक वर्ड बन गया अपना, जहां होते हैं अपने वहां पूरे हो जाते हैं सपने। बोले तो सपना का मतलब क्या है, बोले तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। जब ये अपना का सेंस देगा, अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ, ही, तो ही के अनुसार क्या आएगा, हिज। तो उसी तरह से इस सेंटेंस में अपना का सेंस आ रहा है। अपना का सेंस कैसे आ रहा है, ये जरा नोटिस कीजिए। ये कह रहा है जो चेयरमैन है, MEN है, ये प्लूरल है। क्या ये प्लूरल। तो ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर, सभी पब्लिक सेक्टर के जो चेयरमैन है, बैंक मैट सीनियर RBI से ऑफिशियल टू गिव, वो देने के लिए इट्स सजेशन। इट्स बोले तो अपने सजेशन देने के लिए, है ना, तो उससे मिले। तो अपने सजेशन, तो चेयरमैन अपने सजेशन दे रहे थे, इसका मतलब अगर ये अपने सजेशन दे रहे थे तो चेयरमैन आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और प्लूरल को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, दे से। और दे का अगर सेंस में निकल रहा है बोले तो अपने का सेंस अगर निकालना है तो दे का अपने का सेंस किससे निकलेगा, THEIR से। तो ओवरऑल यहाँ इट्स नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, देयर। हेलो साहब दूर हो गया एरर इसका। क्वेश्चन नंबर 18, टाइमर स्टार्ट,
बताइए क्या आएगा। और ले लीजिए टाइम, 2-3 सेकंड का सोचो। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। यहां ये बहुत प्यारी सी बात कह रहा है कि यूज हैड इंस्टेड ऑफ वुड हैव। एक्चुअली में ये कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है जरा पहले समझो। कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है आपको ये समझा देता हूं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में पहली बात तो कंडीशन बोले तो शर्त, और मैंने आपको समझाया था कि कंडीशनल सेंटेंस दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो पी वाले में और एक एम। एम का मतलब होता है मॉडल, और मॉडल का 36 का आंकड़ा होता है पी से। यानी दो सेंटेंस आपको लेने हैं, एक पी वाला और एक एम वाला। मैं जल्दी जल्दी में इसको समझा रहा हूं। बोले तो दो सेंटेंस जो होते हैं ना कंडीशनल में, तो एक पी में बनेगा और एक एम में बनेगा। तो ये पी क्या है? पी का मतलब है या तो प्रेजेंट और या फिर पास्ट, या तो प्रेजेंट में बनेगा या पास्ट में बनेगा, और बचा हुआ सेंटेंस आपका बनेगा मॉडल में। तो प्रेजेंट और या फिर पास्ट एक सेंटेंस, यानी कि मॉडल एक ही तरफ आएगा। और प्रेजेंट और पास्ट भी कब, कौन से वाले में? प्रेजेंट पास्ट आपको उसमें लेना है जिसमें PIWUSH पीवुस दे रखा हो। यानी जिधर पीवुस होगा, जिधर पीवुस वाले शब्द होंगे उधर ही आप या तो यूज कर सकते हो प्रेजेंट, राइट ना, और उधर ही या फिर आप यूज कर सकते हो क्या? पास्ट। अब ये पीवुस क्या है? ये पीवुस मैं आपको समझा देता हूं, जरा देखिए। पीवुस वाले शब्द प्रेजेंट या पास्ट में आते हैं, मॉडल के साथ आपको नहीं लेने। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इनको मैं बारी बारी से लिख देता हूं, तरीके से समझिए। प्रोवाइडेड, एक आई का मतलब इफ और इन केस। ओके, डब्ल्यू का मतलब व्हेन और वर। ये शब्द है ना कंडीशनल का काम करते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूं यहां। और यू से अनटिल और अनलेस, और एस से सपोज और एच से हैड। ये जब सेंटेंस के आगे आते हैं तो कंडीशनल का काम करते हैं। तो जहां जहां आपको पीवुश दिखाई दे, पीवुश, उसके उसी सेंटेंस में आपको मॉडल यूज नहीं करना है, पीवुश वाले में। तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि इस सेंटेंस में पीवुश का पार्ट दे रखा है इफ। ये इफ जो है, ये इफ पीवुश का पार्ट है, और इसी में आपको दे रखा है मॉडल। और पीवुश का मॉडल का एक ही सेंटेंस में यूज गलत है, तो हमें यहां से मॉडल निकालना पड़ेगा। लेकिन मॉडल निकालने से पहले हमें इस इफ को दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, और इसके दो भाग कौन कौन से जरा देखिए। इसको पहले दो भागों में तोड़ो। कौन कौन से भाग? एक तो यहाँ विल है और एक इसमें छुपी है सेकंड फॉर्म। अब सिचुएशन क्या कहती है कि पीयू का जो 36 का आंकड़ा है वो मॉडल है। इसका मतलब इफ की वजह से यहाँ मॉडल खत्म होगा, कौन? विल। तो यहां से विल खत्म करो, बची कौन सी फॉर्म? सेकंड। सेकंड फॉर्म हैव के साथ एडजस्टमेंट बैठा लेगी जो आगे दे रखा है, इसकी फॉर्म निकल के हैव पे चल जाएगी, तो बचा क्या? हैड। और उसके बाद तो बीन है ही। तो ओवरऑल इस सेंटेंस में हैड कैसे आया आपको समझ में आ गया। वुड में से विल निकला, सेकंड बची, हैव पे गई, हैड हो गया। हेलो साहब, कंडीशनल कहता है ऐसा। तो आज की क्लास यहीं खत्म हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अनअकैडमी से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू स्टडी विद सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी इन विच यू विल गेट बेनिफिटेड। आपको यहाँ सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप एसएससी बैंक जो भी आप करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज माई लाइवरोड प्रोमो कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। आप जो भी कोर्स आप अटेंड करना लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, आप मेरा कोड यूज कीजिए सो दैट आप 10% डिस्काउंट पा सकें। धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच।